तो आज से नवरात्र शुरू हो गए और नवरात्र प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। लेकिन नवरात्र की शुरुआत के बावजूद इस बार प्रॉपर्टी मार्केट में ना तो नए ऑफर्स हैं और ना ही कोई उत्साह दिखाई दे रहा है। पुरानी स्कीम्स के बूते ही डेवलपर्स घर बेचने की कोशिश में जुटे हैं। क्या इन स्कीम्स के बूते प्रॉपर्टी बाजार तक नवरात्र में लोग आएंगे, ग्राहक पहुंचेंगे? आइए देखते हैं रिपोर्ट। नवरात्र यानी प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे सुनहरा मौका। इस शुभ अवसर का इंतजार ज्यादातर ग्राहकों को रहता है। यहाँ तक कि डेवलपर्स भी इस मौके को भुनाने के लिए ग्राहकों को ऑफर्स, स्कीम्स, डिस्काउंट्स का तोहफा देकर लुभाने की कोशिश करते हैं। पिछले नवरात्र से पहले लगे ये होर्डिंग्स दूसरे नवरात्र के आ जाने के बावजूद भी बाजार से उतारे नहीं गए हैं। ये लगे हुए हैं और ये इस बात का सबूत है कि बाजार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद ग्राहकों को लुभाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। जरा एक नजर डालते हैं आखिर किस तरह की स्कीम्स इस बार डेवलपर्स बाजार में लेकर आए हैं। अजनारा ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पहले से चली आ रही 10-80-10 की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को ही बरकरार रखा है और इसे ही नवरात्र का तोहफा बताया है। अंसल ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट में 30-70 स्कीम नवरात्र के लिए लॉन्च की है। गौर समूह का भी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पर भरोसा बरकरार है और नोएडा में सेक्टर 79 के अपने प्रोजेक्ट में भी इस स्कीम को लॉन्च कर दिया है। सुपरटेक ग्रुप ने नोएडा एक्सटेंशन में अपने प्रोजेक्ट्स में 2 BHK के दाम पर 3 BHK फ्लैट्स देने का ऐलान किया है, लेकिन स्कीम में जरूर कोई न कोई पेच होगा। आम्रपाली ग्रुप ने पोजीशन के करीब पहुंच चुके अपने प्रोजेक्ट्स में बची हुई इन्वेंट्री पर 25% BSP में कमी की है। कहा जा रहा है कि ये कमी उन फ्लैट्स के लिए है जो खराब लोकेशन की वजह से आसानी से बिक नहीं पाते। भिवाड़ी स्थित एवलॉन ग्रुप ने अपने कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में 50,000 से 2 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर किया है। इसके अलावा कुछ डेवलपर्स ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम और गोल्ड कॉइन जैसे तोहफे देकर ग्राहकों को लुभाने का पुराना दांव चला है। यानी कुल मिलाकर ना तो ऑफर्स नए हैं और ना ही पैकेट नया है। सब कुछ वैसा ही है जैसे बाजार में पिछले 6 महीनों से चला आ रहा है। हाँ, अभी जैसे स्कीम 10-80-10 की चल रही है, जो कि कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है कि 10-80-10 में आज 10% आप आज पेमेंट कर रहे हैं, बाकी का पोजीशन पे देंगे। तो ये बेटर और भी कुछ स्कीम हम लोग डिजाइन कर रहे हैं जो नवरात्रि पे हम लाएंगे। दरअसल ऑफर स्कीम्स की बाजार में पहले से ही इतनी भरमार है कि अब डेवलपर्स के पास कुछ नया लाने की गुंजाइश नहीं है। आखिर बाजार में ये मायूसी भरा माहौल क्यों है? आखिर नवरात्र में बम्पर बिक्री करने वाले डेवलपर्स इतने शांत क्यों हैं? इसका जवाब है बाजार की खराब हालत। देश के 7 बड़े रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट में कारोबारी साल 2014-15 की तीसरी तिमाही सबसे खराब साबित हुई। 2013-14 की तीसरी तिमाही के मुकाबले अक्टूबर-दिसंबर 2014 में घरों की बिक्री में 23% की गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल-जून 2013 के बाद से हर तिमाही में घरों की बिक्री घटी है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, दिल्ली NCR, पुणे, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद समेत अमूमन सभी इलाकों में प्रॉपर्टी की बिक्री औंधे मुंह गिरी है। जानकारों के मुताबिक मंदी का ये दौर अभी जल्दी जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी मार्केट ज्यादा गिरने के चांस नहीं है। अब जब भी है, चाहे वो अप्रैल में बढ़े या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी हाइप क्रिएट होगी तो मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा मूव होना चाहिए। और गवर्नमेंट की तरफ से अगर थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हो जाए तो मेरे ख्याल से मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि एनजीटी वालों की, एनजीटी ने अथॉरिटी को लेटर दिया हुआ है कि कंप्लीशन आप ना दें, तो मेजर प्रॉब्लम तो वही है कि एनजीटी जब तक उसको अथॉरिटी को लेटर ना दे कि जो बिल्डिंगें बन गई हैं उनको आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट दें, तो अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमें दे देती है अथॉरिटी तो पोजीशन लेट होने कम हो जाएंगे। आज आपने पीछे पढ़ा भी था कि करीबन 72% यहाँ पे जो बिल्डिंगें हैं वो लेट चल रही हैं, तो एनजीटी काफी बड़ी प्रॉब्लम है उसमें। प्रॉपर्टी मार्केट की इस खराब हालत के पीछे कई वजहें हैं। ब्याज दरों में कमी न होना बड़ा कारण है, ग्राहकों के भरोसे में कमी, अर्थव्यवस्था की हालत खराब, क्लियरेंस में देरी, ग्राहकों में दुविधा के चलते घरों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। गिरावट का असर वैसे पूरे देश में है, लेकिन दिल्ली NCR में इसका असर ज्यादा है। अक्टूबर-दिसंबर के आखिरी तक दिल्ली NCR में 2,10,000 अनसोल्ड इन्वेंट्री थी। देश भर में नए लॉन्च घटे हैं और बकायदा इन्वेंट्री को बेचने पर डेवलपर्स का जोर है। नए लॉन्च जब सारे देश में घट रहे हैं तब भी दिल्ली NCR में इसमें कमी नहीं आ रही है। इसके चलते यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। दिल्ली NCR में सेल्फ डिलीवरी होने वाले 6,45,000 घरों में से 72% घरों की डिलीवरी में 2 से 4 साल की देरी होने की आशंका है।
गाजियाबाद नोएडा में 29 से 30 महीनों की देरी चल रही है। गुड़गांव में 34 महीने और फरीदाबाद में 44 महीनों का इंतजार ग्राहकों को अपने ड्रीम होम को पाने के लिए करना पड़ेगा। रेट और ईएमआई की दोहरी मार से बेचारे ग्राहक संघर्ष कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का खराब मैनेजमेंट, नकदी की किल्लत, बढ़ती कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस देरी के लिए जिम्मेदार है। डेवलपर्स एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे सबसे ज्यादा हालत खराब हो रही है। सबसे बुरा हाल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का है, जहां पर 88% घरों की डिलीवरी में देरी है। यहां पर 3.5 लाख घरों में से 3,20,000 घर 3 साल तक पीछे हैं। ज्यादातर बड़े डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स ही सबसे पीछे चल रहे हैं। गुड़गांव में यह आंकड़ा 57%, गाजियाबाद में 46% और फरीदाबाद में 40% प्रोजेक्ट्स शेड्यूल से पीछे हैं। 2006 से 11 के दरमियान लॉन्च हुए प्रोजेक्ट्स में से 3 लाख से ज्यादा यूनिट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है या कंस्ट्रक्शन शुरू होने के इंतजार में हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बाजार में इस तरह की हालत है तो फिर नवरात्र में डेवलपर्स या ग्राहकों के लिए किसी तरह के उत्साह की संभावना ही खत्म हो जाती है। यानी इस नवरात्र को ना तो डेवलपर्स खास ऑफर्स लेकर आएंगे और ना ही ग्राहकों की तरफ से खरीदारी में कोई तेजी आने की उम्मीद रहेगी। फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले ही फ्लॉप होने का खतरा बढ़ गया है। आदित्य केराला, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली एनसीआर में अभी स्थिति इसी तरह की है। चलिए शो की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, उनका तारुफ आपसे करा दे। हमारे साथ नवीन गोयल जी हैं, डायरेक्टर हैं राधे कृष्ण ग्रुप के। स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ ललित टेकचंदानी जी, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले चलिए नवीन जी आपसे जानते हैं, सेंटिमेंट पर चलने वाले प्रॉपर्टी मार्केट से सेंटिमेंट ही पूरी तरीके से गायब है। फेस्टिव सीजन है, नवरात्र है और कहीं कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, इसको आप दूसरी तरह से लीजिए, मार्च एंड है और मार्च एंड में सभी लोग, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो सब अपनी प्लानिंग करते हैं मार्च एंड की। और मार्च एंड की वजह से ही इस समय लग रहा है कि मार्केट के अंदर फेस्टिव सीजन में बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं आएगा। प्लस काफ़ी लोगों के पास जो पुरानी पाइपलाइंस है उसमें उन्हें सेल कन्वर्ट होने की उम्मीद है। ये अगर फेस्टिव सीजन में स्कीम नहीं आई है, सिर्फ मार्च एंड के कारण आई है। फेस्टिव सीजन का उत्साह लोगों के अंदर है, इंटरनल प्लानिंग सब चल रही है। आउटडोर आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्योंकि आउटडोर पे पैसा वेस्ट करने का इस समय मतलब नहीं है। ललित जी, आप सहमत है इस बात से? अगर यही अभी मार्केट अच्छा होता तो मार्च का इंतजार करते, नवरात्र अगर आती तो क्या मार्च दिखाई देता कहीं? नहीं, फिर कुछ नहीं ऐसा होता। अगर मार्केट ठीक ठाक चल रहा होता, और ये केवल सिर्फ 1-2 महीने या 3-4 महीने की बात नहीं है, काफी टाइम से मार्केट में मंदी है, जिसके बड़े ऑब्वियस से रीजंस हैं। एक तो सेंटीमेंट्स और ग्लोबल एक इकोनॉमी क्राइसिस है, उसके चलते हुए। दूसरी बात देखिए, जो मार्केट है, जो मार्केट को ड्राइव करने वाले फैक्टर होते हैं, एक डिमांड सप्लाई होती है, दूसरा सेंटीमेंट्स होती है। सेंटीमेंट्स, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। ये जो डिलेज होती हैं और तरह तरह की जो चीजें आती हैं, वो सेंटीमेंट्स को नेगेटिव करता है। और सेंटीमेंट्स जब नेगेटिव होते हैं, उसके चलते हुए आदमी फिर असमंजस की स्थिति में रहता है, डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं मकान लूं नहीं लूं। अन्यथा अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से फॉर अ बायर, अगर कोई बायर है, उसके पास सरप्लस फंड है, उसको कोई मुशक्कत नहीं करनी पैसे जुटाने के लिए, इससे बढ़िया कोई टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट का। और ऐसे बायर्स कम हैं। ऐसे बायर्स कम है, अनफॉर्चुनेटली ऐसे बायर्स कम है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो थोड़े जो एनआरआई इन्वेस्टर्स हैं, वो काफी इस समय आकर्षित है इंडियन मार्केट को देख के। बिकॉज ये जो प्राइसिंग आज की डेट में हुई रखी है, करेक्शन के, आप उसको करेक्शन बोल लो या मार्केट कंडीशन बोल लो, जो भी है, उसको चलते हुए एनआरआई इन्वेस्टर्स काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा, जिनको लगता है कि जॉब में स्टेबिलिटी है और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच के या कुछ कर रहा है, तो ऐसे भी काफी इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस समय मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से मार्केट पिछले 3 साल से एक जैसा बढ़ रहा है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, क्या देखते हैं? क्या सरकार, जो सरकार से उम्मीद की जा रही थी हर बजट के दौरान, पिछले बजट में कुछ नहीं हुआ, इस बजट में भी कुछ नहीं हुआ, ये जो अनदेखी है कहीं ना कहीं, ये इस इंडस्ट्री को, जिसको इंडस्ट्री का दर्जा भी नहीं मिला हुआ, उसके लिए नुकसानदायक साबित हो रही है? आपकी बात से इससे सहमत हूं कि सरकार ने इस बार इसको नजरअंदाज किया, बिल्कुल भी नहीं देखा। और ये इस इंडस्ट्री के लिए बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि गवर्नमेंट ने जो उम्मीदें थी कि नई उम्मीदों के साथ गवर्नमेंट आई है और इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा देगी, काफ़ी कुछ छूट या रिबेट देगी आम आदमी को घर देने के लिए, इससे सहमत हूँ। लेकिन इससे सहमत नहीं हूँ कि 3 साल से बाजार वहीं चल रहा है। 3 साल के अंदर ये ठीक है कि बहुत ज़्यादा रेट अप्रिशिएट नहीं हुए हैं, लेकिन 3 साल पहले जो प्रॉपर्टी थी उससे 20-25% अप्रिशिएट 100% हुई है। एप्रिशिएशन स्लो है, लेकिन ऐसा नहीं है एप्रिशिएशन नहीं है। इस बात से सहमत हूँ कि सरकार ने इसमें वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? उसके लिए जैसा अभी आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें डिमांड सप्लाई की थोड़ी समस्या है।
डिमांड सप्लाई की वजह से डिमांड इस समय कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो एप्रिसिएशन उससे थोड़ा कम हुआ है। एप्रिसिएशन कम होना तो समस्या है, लेकिन ना होना नहीं है। ऐसा नहीं है कि एप्रिसिएशन नहीं हुआ। प्रॉपर्टी मार्केट आज भी स्टेबल है, बिक रहा है, काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। डिले ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनजीटी की वजह से हुआ है। डिले ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्डर के पार्ट पे नहीं हुआ है। क्यों बिल्डर अगर ये सब चीजें फैक्टर काम नहीं करते हैं तो बिल्डर सबसे बड़ा फैक्टर होता है डिले के लिए। ठीक, लेकिन बिल्डर के हाथ में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी, ये बिल्डर के हाथ में नहीं होते हैं, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इफेक्टिव होता है। चलिए यहाँ नवीन जी बच के निकल रहे। एक कॉलर है हमारे साथ, रूबी वर्मा साकेत से। जी सवाल पूछिए आपका। आप सवाल पूछ सकते हैं और अपना टीवी स्क्रीन का ऑडियो थोड़ा सा कम कर दीजिए। हेलो जी सवाल पूछिए। मेरे को पूछना था कि मैंने 2008 में ही बीपीटीपी फरीदाबाद में लिया था घर। जी वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं अभी तक। लोग बाग तो रह रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तक। मुझे बोला गया था कि 12 के जनवरी में आपको दे देंगे, और इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि उसका कुछ लग रहा है, होगा कि नहीं होगा। नहीं देखिए, होगा नहीं होगा ये तो हम अभी अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत में हम अभी कैप्चर कर रहे थे कि किन प्रोजेक्ट्स में किस किस तरीके की डिले हो रही है। डिले बिल्कुल है उसमें। और दूसरी बात, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, उनके साथ कोई एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेस होंगे कि इतनी डिले के बाद आपको कुछ पेनल्टी मिलेगी या कुछ होगा। तो थोड़ा सा आप उसको लीगली वेट करवा लीजिए या खुद ही घर पे एक बारी उसको थोड़ा सा बारीकी से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आपको डिले है और डिले के कॉन्सिक्वेंसेस किन रीजन से डिले आ रहा है और किस रीजन पे आप उनसे पेनल्टी मांग सकते हैं। अन्यथा उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बट वेट करने का ही ऑप्शन है कि जब वो डिलीवरी मिलेगी तो आपको वो आपका घर मिलेगा। देख रहे हैं आप जो जिस तरीके से लोग कॉल कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये डिले होता है। कारण कहीं भी हो, इसमें नो डाउट सफर बिल्डर कर रहा है, लेकिन हर लिहाज से वो बायर भी सफर कर रहा है, और इस वजह से कहीं नहीं लगता कि बिल्डर भी थोड़े जिम्मेदार होते हैं। देखिए, जो एग्रीमेंट होता है, आपने अभी बिल्कुल ठीक कहा, उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है कि इतने महीने के अंदर हम आपको पोजीशन देंगे, अगर नहीं दे पाएंगे तो पर स्क्वायर फीट कितना पेनल्टी देंगे। उस पेनल्टी की भी एक लिमिटेशन होती है। तो सबसे पहले वो एक बार उसको अपने एग्रीमेंट को अध्ययन कर ले, उसको देख के समझ ले और वास्तविक परिस्थिति भी समझ ले। अगर लगता है कि डेवलपर उसमें वाकई गलत कर रहा है तो उसके लिए आज की डेट में अपार्टमेंट एक्ट आ गया है, क्रेडाई है, उसके द्वारा वो मदद ले सकती है। तो पहले एक बार अपने परीक्षण कर लें कि सच्चाई क्या है। जी, तो आप एक बार परीक्षण करें, उसके बाद जाहिर सी बात है थोड़ी कागजी कार्रवाई जो हुई है उसको पढ़ेंगी तो आंखें भी थोड़ी सी उनकी भी खुलेगी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है नोएडा से ललित, लेकिन उनका रुख करें उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आपकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप, और हम बात कर रहे हैं कि नवरात्र यानी कि प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए सबसे बड़ा फेस्टिव, और उसमें भी अगर सूना है तो इसकी वजह क्या है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले कॉलर है हमारे साथ ललित नोएडा से। जी सवाल पूछिए ललित जी आपका। सर गुड इवनिंग सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने एक प्रॉपर्टी देखी है, लेजर पार्क, आम्रपाली का है सर ये प्रोजेक्ट जी। एक तो मुझे सर इसका एक डिस्काउंट का मुझे पता करना है कि डिस्काउंट कब से एप्लीकेबल होंगे, और दूसरा सर मेरा इसमें क्वेश्चन है कि आम्रपाली को लेकर इनकी क्वालिटी इश्यूज का मुझे काफी सुनने में आ रहा है। तो सर ये कहाँ तक ये सच है और कहाँ तक मतलब रेपुटेशन पे, मतलब इस पे हमारी क्वालिटी पे। आम्रपाली ग्रुप के बारे में ललित जी जानना चाह रहे हैं, दूसरा उसके इश्यूज कुछ हैं। देखिए, जहां पे आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और एक ओवरऑल एक डेवलपर का आप बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनके कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि डिलीवर्ड भी हैं। आप वहां पे थोड़ा सा आपको ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, वहां पे जाइए, वहां के लोगों से मिलिए, वो आपको थोड़ा सा आइडिया दे देंगे कि किस तरीके की कमिटमेंट थी उनकी और उनको किस तरीके का दिया गया है। तो वो क्लैरिटी तो आपको वैसे मिल जाएगी एक डायरेक्ट बातचीत से लोगों से। दूसरा जो हम आप बात कर रहे थे डिस्काउंट्स और ये सब की, ये देखिए ये डेवलपर टू डेवलपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि एक डेवलपर अगर एक्स डिस्काउंट दे रहा है तो दूसरा उसको मैच करे या कुछ करे किस। तो इसके लिए बेस्ट आपका वही है, जो भी आपके ब्रोकर है वो आपको बेस्ट उस पर एडवाइस कर पाएंगे क्या डिस्काउंट्स है, किस किस तरीके के डिस्काउंट्स हैं। और आज की डेट में तो आप जैसे आप मकान लेने का सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप किंग है मार्केट के। तो आज की डेट में बायर किंग है, तो आपको डिस्काउंट नहीं भी मिल रहा होगा तो आप नेगोशिएट करिए, आप बहुत अच्छा नेगोशिएट कर सकते हैं। तीसरी चीज, ये जो प्रोजेक्ट है ये नोएडा एक्सटेंशन में आता है। हाँ जी,
नोएडा एक्सटेंशन का भी देखिए विवाद लेके था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नोएडा एक्सटेंशन जिस तरीके से आ रहा है और जो प्लानिंग है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने जो अप्रूवल दिया था नोएडा को विवाद से निकालने के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी एम्फेसिस वहां पे रहेगा। ओवरऑल बहुत अच्छी डेवलपमेंट निकल। चलिए ललित जी, तो बढ़िया, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी और आप जो है डिटेल निकाल लीजिए, दूसरे प्रोजेक्ट जो हैं उनको जाकर देख लीजिए, क्वालिटी और वो जो आपके तमाम इशू है वहीं से सॉल्व हो सकते हैं। हमारे साथ संजीव जी एक दूसरे कॉलर जुड़े हैं, संजीव वैशाली से। जी संजीव जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है सर जी, मेरा एक प्लॉट है राजनगर एक्सटेंशन में, मैं वैशाली गाजियाबादी रहता हूँ जी। तो प्लॉट 3 साल पहले लिया था, रेट बढ़ेंगे उसके या क्या रहेगा? राजनगर देखिए अब आप ठीक है, आप पहले एक जमाना आ गया था प्रॉपर्टी में हर 6 महीने में रेट बढ़ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा मार्केट नहीं है अभी। और कोई भी रियल एस्टेट, आप जो हम बात कर रहे हैं, आपके 3 साल हो गए इन्वेस्टमेंट को, एक राइट एप्रिसिएशन आने के लिए कम से कम 4 से 5 साल आपको प्रॉपर्टी में होल्ड करना पड़ता है। आपके केस में ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली ये 2 साल हमारे मंदी के आ गए हैं और ये साल भी कोई ज्यादा इतना कोई अट्रैक्टिव लग नहीं रहा, तो थोड़ा सा डिले रहेगा आपको एक ऑप्टिमम रिटर्न आने में। बट मेरे हिसाब से आपको 2 साल इसको और होल्ड करके चलना चाहिए ताकि आपको एक अच्छी रिटर्न आ सके इस पे। चलिए, वक्त अभी ब्रेक के लिए कह रहा है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत लौटेंगे। प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी आगे भी जाएगी। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। नवीन जी, आपसे सवाल ये, वैसे तो मंदी नहीं है मार्केट में, लेकिन अगर हम मान ले कि मंदी है तो ये कब जाएगी? देखिए, मंदी नहीं है, ललित जी ने भी कहा स्लो एप्रिसिएशन है जी। 3 साल पहले के रेट देखिए, आज के रेट देखिए, मंदी नहीं है, स्लो एप्रिसिएशन है। ये एप्रिसिएशन फास्ट कब होगा? ललित जी ने कहा अभी कि 4 से 5 साल लगते हैं एप्रिसिएशन होने में, तो एप्रिसिएशन स्लो है। और मैं इन्वेस्टर से कहूंगा, ललित जी ने भी बिल्कुल ठीक कहा था कि ये सही मौका है। अगर आपको घर लेना है तो आप घर ले लीजिए, क्योंकि अब सरकार से कोई उम्मीदें नहीं है, रेट जहां है वहीं रेट है और पजेशन स्टार्ट होने वाले हैं। पजेशन स्टार्ट होने के बाद हमेशा एंड यूजर जो है आता है और एंड यूजर को पता है रेंट टूट जाएगा या मेरा किराया खत्म हो जाएगा, तो एकदम से रेट अप्रिशिएट करेंगे। तो ये मंदी जो खत्म होगी पजेशन के बाद, एकदम से मंदी खत्म हो जाएगी। शायद इसी वर्ष पजेशन शुरू हो जाएंगे और मंदी जो आपको लग रहा है वो एकदम कन्वर्ट हो जाएगी अप्रिशिएशन में। चलिए, उम्मीद करते हैं हम यही हो। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, राकेश जोशी जी। जी, सवाल पूछिए आप अपना। हेलो, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ जी। हमारे यहाँ सेक्टर 9 में एक कोठी है और हमने वो सेल करनी है और कह रहे हैं कि मैंने पूछना है कि यहाँ पे मेट्रो आने के बाद कुछ प्राइसेस बढ़ेंगे, कैसे इंतजार करना चाहिए ललित जी? देखिए, बिल्कुल मेट्रो का फर्क पड़ता है, लेकिन अगर हम मेट्रो का रिकॉर्ड देखें तो अगर आपके वहां पे मेट्रो निकलने का प्लान भी है तो इसका मतलब वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो काफी हद तक तो उस फैक्टर को लेके आपकी प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन आई हुई होगी, लेकिन जब मेट्रो का काम शुरू होता है और जब एक्चुअल में आती है तो एक अलग फेज आता है एप्रिसिएशन का, वो एक आपको और एप्रिशिएट प्राइसिंग आपको दे सकता है। तो आप वेट कर सकते हैं तो करिए, लेकिन अगर आप इसको डिसइन्वेस्ट करके कहीं और भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छा टाइम है। ये कॉल आपकी पर्सनल है, आप जैसे भी हो उसको आप कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप मेट्रो का थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे तो शायद। और कितना परसेंटेज हो जाएगा मेट्रो के बाद? वैसे ही देखिए, 15% तो और एप्रिसिएशन आ ही जाता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपके आसपास का इतना मजबूत होता है। देखिए, रियल एस्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर की वेटेज 40% रहती है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उस हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है, एनहांस होती रहती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मेट्रो जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही अच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी प्रॉपर्टी में वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, तो आपकी प्रॉपर्टी में अभी के लिए इतना ही। नवीन जी, ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया।